गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिलेगा कि पार्लियामेंट के अंदर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत नेम्स फॉर द न्यू बिल्स। दरअसल में बात करें, सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया, भारतीय वायुयान विधेयक, जिसको अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इट बिकम्स इंडियन एयरक्राफ्ट बिल। अब ये जो पर्टिकुलर बिल था इस नाम से लाया गया हिंदी नाम के साथ, तो काफी सारे ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऐसा कहना था कि इससे कहीं ना कहीं जो हिंदी है ना उसको इम्पोज किया जा रहा है। राइट। ऑन द अदर हैंड सरकार का ये कहना था कि नहीं, यहाँ पर हिंदी हम इम्पोज नहीं कर रहे, यहाँ पर जो फोकस है कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है, हमारी लेगेसी है, उसको यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है। इसी मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा दोनों पर्टिकुलर जो पक्षों के अंदर आपस में, ठीक है, एक तरह से हंगामा हमें देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर। तो कुछ स्लोगन्स वगैरह भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेस किए गए। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें अगर हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो फडणवीस जी हैं वो यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। पहली बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो 5 साल के लिए बने थे, दूसरी बार 5 दिनों के लिए, तीसरी बार अब उनकी यहाँ पे टर्म यहाँ पे स्टार्ट हुई है। दोस्तों, डेट है आज की 6 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज इंडिया बैक्स यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन इजराइल टू लीव पैलेस्टाइन। देखो, कल भी हम लोग ना थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे थे, कल जब मैंने आपको ना थोड़ा सा लोकेशन समझाई थी, योम किपुर वार के बारे में समझाया था। राइट। अब दोस्तों अगर हम बात करें ना, इसराइल का जो एरिया है वो समय समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यूएन प्लान जो 1947 का था उसमें जो ये व्हाइट वाला रीजन आप देख पा रहे हो ना, ये था इसराइल का, और बाकी जो ग्रीन वाला है वो आपको पैलेस्टीन के अंदर देखने को मिल जाएगा। पर टाइम के साथ साथ 1966-7 का जो वॉर हुआ, जिसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं, फिर योम किपुर वॉर हुआ, उसके बाद से इसराइल का एरिया एक्सपैंड ही होता रहा। एंड आप एक चीज नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपको गोलन हाइट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सीरिया की बेसिकली ये थी, बट कहीं ना कहीं इसराइल ने इनको ऑक्युपाई किया। राइट। अब यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग ना यूएन जनरल असेंबली के अंदर इसके रिगार्डिंग वोटिंग हुई। ठीक है। दरअसल में जो सेनेगल कंट्री है ना, उसने यहाँ पर कहा कि इसके रिगार्डिंग वोटिंग होनी चाहिए और इसराइल को विड्रॉ करना चाहिए पैलेस्टाइन टेरिटरी से। ये था आपका रेजोल्यूशन, और इंडिया ने इसके फेवर में वोट डाला है। इंडिया ने बोला है कि हाँ, इसराइल ने गलत तरह से ये चीजें ऑक्युपाई कर रखी हैं, तो गोलन हाइट्स वाला रीजन भी एंड जो पैलेस्टीन के बाकी और टेरिटरीज हैं जो 1967 वॉर के बाद यहाँ पर इसराइल ने कैप्चर करी हैं, इंक्लूडिंग जो जेरूसलम वाला जो हिस्सा है, उनको यहाँ पे इसराइल को खाली करना चाहिए। इसके फेवर में इंडिया ने वोट डाला है। अब आप पूछोगे सर इंडिया ने कैसे फेवर में वोट डाल दिया, हम इसराइल के साथ नहीं है? देखो, इंडिया ने हमेशा ये बोला है कि हम दोनों पक्षों के साथ है, हम इसराइल के साथ भी हैं, डेफिनेटली हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं, बट जो पैलेस्टीनियन कॉज है हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारा बात किस चीज की होती है, हम बात करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन की। ठीक है। तो ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, ये इंडिया इसको बोलता है कि इसराइल को इसको छोड़ना चाहिए एंड पैलेस्टीन को उसका हक यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इंडिया ने इसके ऊपर भी वोट डाला, इसके फेवर में वोट डाला, और साथ साथ जो गोलन हाइट्स वाला था ना, उसके भी फेवर में वोट डाला कि वहां से भी इसराइल को पीछे हटना चाहिए। तो टोटल 157 ऐसे देश थे जिन्होंने इसके फेवर में वोट डाला, भारत भी उनमें से एक था। एंड टोटल 8 ऐसे देश थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट डाला, जिसमें आपका यूएसए हो गया, इसराइल हो गया, कुछ और देश आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर ने इसके फेवर में ही वोट डाला है। तो यूएनजीए रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ओपिनियन या डिसीजन जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अडॉप्ट हो चुका है, अब इसमें होगा क्या? देखो, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसराइल के ऊपर बोल दिया गया तो इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा। दीज आर नॉन बाइंडिंग, पर इनका ना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हो कि 157 देश जो बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा इसराइल के ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो विल होती है, उनको क्या उनकी इच्छा है, उसको ये दर्शाता है। अब यहाँ पर अलग अलग रेजोल्यूशंस के लिए ना अलग अलग मेजोरिटी होती है। जैसे ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं ना, वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाते हैं, मतलब जितने भी वोट्स कास्ट हुए उसके मोर देन 50% अगर है तो वहां पर वो पास हो जाएगा। पर कुछ एक ऐसे मुद्दे भी होते हैं जहां पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर है, कुछ बजट मैटर्स है, कुछ यूएन ऑफिशियल्स को इलेक्ट करने का मुद्दा है। ठीक है। या फिर किसी मेंबर स्टेट को या तो एडमिट करना है, उसको अंदर उसको एड ऑन करना है, सस्पेंड करना है, या उनको निकालना है। ये सारे मुद्दे 2/3 मेजोरिटी वाले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फैसले या रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किए जाते हैं। जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो जाते हैं वो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं।
अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये होते तो नॉन बाइंडिंग है, पर इनका पॉलिटिकल इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है क्योंकि दुनिया भर के ये ओपिनियन को दर्शाते हैं। नॉन बाइंडिंग है पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन जरूर आ जाता है। मल्टीलैटरलिज्म का सपोर्ट है कि सारी कंट्रीज की यहाँ पे बात सामने सुनी जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आगे जाके लगता है कि यार हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ एक्शन चाहिए वहां पे, तो वो भी लिया जा सकता है क्योंकि आप जानते होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो आपने डिसीजन लिया वो फिर बाइंडिंग बन जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर भी हम यहाँ पे इस तरह के रेजोल्यूशन लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, पॉवर्टी एरेडिकेशन हो गया, एंड कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना हो गया, वहां पर भी रेजोल्यूशन की काफी ज्यादा मदद ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से इंडिया ने बैक किया यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन इसराइल टू लीव द पैलेस्टीन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम जो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ यहीं पर शेयर कर दूंगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सुबह बुल के नाम से। थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो कल ना हम लोग डायबिटीज के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा जब आपको इंसुलिन एक्सप्लेन कर रहा था ना कल, मैंने आपको बताया था टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना टाइप 1 डायबिटीज, ये जनरली आपको बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स देखने को मिलती है, और टाइप 2 डायबिटीज ना आपको आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स नॉर्मली देखने को मिलती है। हालांकि अब तो केसेस सब जगह ही आ रहे हैं, बट ज्यादातर आपको अबव 40 ईयर्स देखने को मिल जाएगी। अब इनमें फर्क क्या है टाइप 1 और टाइप 2 में? टाइप 1 आपका ना तब डेवलप होता है अगर आपका बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, और टाइप 2 पता कब होता है? जब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो चुका है, पर कहीं ना कहीं इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली ढंग से काम नहीं कर रहा। तो अगर इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर रहा, उससे आपकी डायबिटीज बढ़ती रहती है ना। एंड इसका मेजर कारण टाइप 2 का पता क्या होता है? टाइप 2 का मेजर कारण होता है कि भाई आपका ना जो बॉडी है, मतलब एज इन कि आपका जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं है। मतलब आप इस तरह की खराब चीजें खाते जा रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो एक तरह से आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, ओबेसिटी है, पुअर डाइट है, ये सब कारणों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आप एक पेड़ देख पा रहे हो। ये जो पेड़ है ना, ये दरअसल में सुबह बुल के पेड़ है। ठीक है, और इनमें ना आपको ये सब देखने को मिलता है। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर, ये एक तरह से जो सुबह बुल का पेड़ है ना, उसमें से आइडेंटिफाइड एक छोटा सा फ्रूट आप इसको कह सकते हो। इसको अगर आप ओपन करोगे ना, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। ये जो आपके सीड्स हैं इनको हम बोलते हैं सीड पॉड्स के नाम से। ठीक है, अब बहुत सारे आपके जो आप ट्राइबल ग्रुप्स कह लीजिए, हमारी एथनिक कम्युनिटीज कह लीजिए, वो इनको इस्तेमाल करती हैं, जैसे सूप में या सैलेड में। इनको रॉ फॉर्म में भी खाया जाता है या फिर इनको कुक भी किया जा सकता है। और अपने आप में प्रोटीन और फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे सोर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इनके रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किया है कि जो सुबह बुल है इसकी थेरापेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी बॉडी को हील करने के अंदर ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इसके सीड पॉड्स की जो मैं बात कर रहा था। ये जो आप सीड पॉड्स यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये सीड पॉड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज। अभी देखा था ना कि टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता था, पर इंसुलिन कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस उसकी खो चुका था। तो यहाँ पर जो आपके सुबह बुल के सीड पॉड्स है ना, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर उन्होंने पाया दरअसल में ये है कि आपका रिसर्चर्स ने इससे प्लांट पर्टिकुलर से आपने आइसोलेट किया है क्वेरसेटिन 3 ग्लूकोसाइड। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कहीं ना कहीं मदद करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए, राइट। एंड इसको कहीं ना कहीं बॉडी को यहाँ पे ठीक करने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो थोड़ा सा सुपर बुल के बारे में और अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस ट्री है। लेग्यूम्स आप समझते होंगे, जो हमारे अगर हम बात करें लेग्यूम्स की, तो हमने अंडरस्टैंड किया होता है कि जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, जो वो क्रॉप्स होती हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। तो इवन आपका जैसे पीज हो गया, बीन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, वो सारे लेग्यूम्स के अंदर ही आपके आ जाते हैं। तो ये नेटिव टू मैक्सिको हैं, एंड ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर यहाँ पे थ्राइव करते हैं। मैंने आपको यूजेस इसके बता ही दिए। फिजिकल प्रैक्टिस की बात करें ना, तो यहाँ पर आप इस पेड़ के अंदर देख भी पाओगे कि जो पेड़ आपको सामने देखने को मिल जाएगा, ये छोटा होता है, उतनी हाइट का नहीं होता। ठीक है, तो स्मॉल होता है, पेरिनियल होता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं। हाईली ब्रांच्ड आपको ये ट्री देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें ट्री ट्रंक की, तो ट्री ट्रंक इसकी थोड़ी सी पतली ही रहती है, शॉर्ट ही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसको प्लांटेशन हो गया, फॉडर एंड फ्यूल पर्पसेस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बट अभी हमने देखा कि कैसे डायबिटीज को कंट्रोल करने के अंदर भी इसको यहाँ पे मदद किया जा सकता है। तो एज अ न्यूट्रिशनल सोर्स, एज अ मेडिसिनल जो प्लांट है, डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो आगे और यहाँ पे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज शी स्टेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शी स्टेम क्या है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना स्टेम की,
स्टेम का मतलब क्या होगा? स्टेम का मतलब है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, राइट। एंड जब हम बात करते हैं ना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की, हम लोग नोटिस करते हैं यार महिलाओं का ना यहाँ पे जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है ना। हालांकि ओवर द टाइम्स ये बड़ा है, पर फिर भी महिलाओं को कई बार रोका जाता है कि नहीं यार आप इन फील्ड्स में क्यों जा रहे हो, ये तो पुरुषों वाली फील्ड्स हैं। तो हम थोड़ा सा इस चीज को इनकरेज करने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स रन करते हैं। उन इनिशिएटिव में से एक है शी स्टेम। शी स्टेम क्या है? शी का मतलब आप महिला से समझ गए और स्टेम आप समझ गए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से। तो दरअसल में ना भारत का जो नीति आयोग है उसका आपको मिशन पता होगा, अटल इनोवेशन मिशन। अब ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इसने आपके जो अलग अलग नॉर्डिक कंट्रीज है ना उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये शी स्टेम इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, ताकि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेम के अंदर उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए। तो होता पता क्या है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 इसके बीच में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप ना अपना कुछ प्रपोजल सबमिट करो। जैसे इस बार जो था ना वो प्रपोजल सबमिट करने के लिए बोला गया था आपकी बैटरी टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के रिगार्डिंग। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और कहीं ना कहीं एडवांस एनर्जी सिस्टम डेवलप करने के लिए उन्होंने अपने अपने आइडिया दिए। तो यानी कि बच्चियों को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है कि आप आइए इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, एनर्जी सॉल्यूशंस के आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आइए, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज कैसे हो सकती है, अपने प्रोटोटाइप्स डेवलप करिए। तो अकॉर्डिंगली इनके साथ यहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली महिलाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के अंदर मदद मिली है, और यही 2024 के हमें यहाँ पे थीम देखने को मिल जाती है। तो यानी कि शी स्टेम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पर महिलाओं को, बच्चियों को हम एंगेज करते हैं क्रिटिकल स्टेम टॉपिक्स के अंदर, एंड कहीं ना कहीं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बन जाता है। तो ये कुछ बातें थी, नीति आयोग हो गया, और आपको शी स्टेम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज साउथ कोरिया मार्शल लॉ। शायद आप लोगों ने ये न्यूज सुन ली होगी। दरअसल में ना पिछले दिनों के अंदर हुआ क्या है कि बहुत ही एक सरप्राइज आया। कहाँ से? साउथ कोरिया से। ये सरप्राइज क्या था? ये सरप्राइज ये था कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है सुक्योई जी, राइट, उन्होंने अचानक से क्या कर दिया, एक इमरजेंसी या शुड से इमरजेंसी मार्शल लॉ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इनका मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का पर्पस थोड़ा अलग था। वहां पे ऑपोजिशन वाले जो थे थोड़ा मतलब उसकी वजह से यहाँ पे कराया था, ठीक है। तो काफी अचानक से दुनिया भर में शौक आ गया, और शौक इसलिए भी आ गया क्योंकि 1980s के बाद यहाँ पर साउथ कोरिया में ऐसा हुआ नहीं था। तो बहुत एक सरप्राइज मूव था। तो थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं मार्शल लॉ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आखिर होता क्या है। देखो मार्शल लॉ ना एक तरह की टेम्परेरी इमरजेंसी आप कह सकते हो, ठीक है। ये कौन इमरजेंसी? एक टेम्परेरी स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, हालांकि थोड़ा सा अलग होता है इमरजेंसी से, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो इसको सरकार अनाउंस करती है, ताकि कई बार क्या होता है देश भर के अंदर हो सकता है कुछ क्राइसिस आ रखा हो, उसको मैनेज करने के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर्ली ढंग से मैनेज कर पाए। तो उस केस में क्या होता है, जो मिलिट्री अथॉरिटीज होती है ना वो टेक ओवर कर लेती हैं एज कंपेयर टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि देश भर में लॉ एंड ऑर्डर हो पाए। जरूरी नहीं है कि पूरे देश भर में हो सकता है कुछ एरियाज के अंदर ऐसा हो तो इसके अंदर आपका कर्फ्यूज हो गया, आपके फ्रीडम्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, है ना, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी पब्लिक सिक्योरिटी के अंदर। इसी को हम बोलते हैं मार्शल लॉ। यहाँ पर कभी किसी जगह पे मान लो अनरेस्ट हो, या फिर कुछ इन्वेजन का थ्रेट हो, या नेचुरल डिजास्टर हो, वहां पर मिलिट्री लॉ, सॉरी आपका मार्शल लॉ यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। थोड़ा सा आप इसका फर्क समझना। देखो जब हम बात करते हैं ना नेशनल इमरजेंसी, वो तो आर्टिकल 352 के अंदर है, पर जो मार्शल लॉ है वो इंप्लाइड है, पार्ट 3 के अंदर इंप्लाइड है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। आपका इंप्लाइड आपको देखने को मिल जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो हम आफ्स्पा है, आफ्स्पा एक बिल्कुल अलग चीज है। आफ्स्पा के अंदर क्या होता है, आपकी आर्म फोर्सेस को ना स्पेशल पावर मिल जाती है, जो एरियाज डिस्टर्ब्ड होते हैं ना वहां पर आप मेंटेन करने के लिए कि प्रॉपर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, उसके लिए होता है। और ये भी कहीं पर भी आपको संविधान में मेंशन नहीं देखने को मिलता, इसके लिए अलग से एक्ट है, आफ्स्पा एक्ट, है ना। तो बात करें मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए नॉर्मली होता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाता है ना। इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी, तो हो सकता है कुछ एरियाज के अंदर लगे, हो सकता है पूरे देश के अंदर भी लगे। और यहाँ पर आसपा के अंदर तो क्या होता है, आपका यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, एंड वहां पर जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज है उनके पास पावर्स हो जाएंगी कि किसी को भी सर्च एंड अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, ठीक है ना। सामने वाले को एक वार्निंग देके, अगर वो वार्निंग नहीं मानता है तो उसके यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें, जो आपका मार्शल लॉ होता है वो टेम्परेरी होता है। आपका जो इमरजेंसी होती है वो नॉर्मली 6 महीने के लिए होती है, पर उसको इनडेफिनेटली भी आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं,
इन केस ऑफ मार्शल लॉ, एंड सेम चीज़ आपके इमरजेंसी के केस में भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपकी मार्शल लॉ में अथॉरिटी होती है ना, दैट इज मिलिट्री अथॉरिटीज, जबकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, डेफिनेटली दोनों का ही यहाँ पे हमें जुडिशियल रिव्यू देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बातें थी मार्शल लॉ के बारे में। बाकी आप देखते ही हो पार्ट 3 के अंदर आपको मार्शल लॉ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, इम्प्लाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर दे दी जाती है, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी मिलिट्री अथॉरिटीज हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं ओवर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है डीएसी के बारे में, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखो, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी क्या किया है, 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को यहाँ पे अप्रूव किया है, लगभग 21,000 करोड़ के। थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया आपको होना चाहिए कि 5 प्रपोजल क्या है। देखो, पहला जो है इसमें, दैट इज न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट। दरअसल में इसको यहाँ पे लिया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन नेवी, ताकि जो हमारे लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस हैं, सर्वेलेंस का काम हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, इनको हम अच्छे से और तेजी से कर पाए, इसके लिए इनको लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, दरअसल में क्या है कि ये जो वेसल्स होंगे ये अलग अलग रोल्स प्ले कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स वगैरह को हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, उनको एस्कॉर्ट करना होता है, उसके लिए फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट को लिए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो हमारा सुखोई M30 MKI एयरक्राफ्ट है ना, उसके अलग अलग इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हो गया, इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हम यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे T-70 टू T-90 टैंक्स हैं, ठीक है, और आपके जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन हैं, उनको हम यहाँ पर ओवरहॉल कर रहे हैं, उनमें थोड़े से चेंजेस ला रहे हैं ताकि उनकी सर्विस लाइफ इनकी बढ़ाई जा पाए। ये सारे अप्रूवल्स देता कौन है? दीज आर डन बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, दैट इज डीएसी। दरअसल में डीएसी को बनाया गया था 2001 के अंदर। 1999 में आप जानते हो कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशंस दी गई, तब 2001 में जाके इसको फॉर्म किया गया। इसको हेड करते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एंड ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, ताकि हमारी जो नई पॉलिसीज हैं, कैपिटल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर तेजी से हम यहाँ पे कर पाएं। तो चाहे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, सारे कैपिटल एक्विजिशन इसके द्वारा ही यहाँ पे देखे जाते हैं। एंड इसके मेंबर्स की बात करें तो रक्षा मंत्री तो होते ही होते हैं, हमने डिस्कस किया। उसके अलावा स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विसेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आपके चीफ्स हो गया, डिफेंस सेक्रेटरी, इंटीग्रेटेड स्टाफ कमेटीज के जो चीफ हैं, सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे इसके मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका काम यही रहता है कि इन प्रिंसिपल आपका अप्रूवल देना अलग अलग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है विद रिगार्ड्स टू आपका एक्सपो सेट, ये आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है विद रिगार्ड्स टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू नीम कोटेड यूरिया। तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था एक FIU के बारे में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। FIU जो है ना, वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिपोर्ट करती है, किसको रिपोर्ट करती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसको हेड करते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा हेड किया जाता है। क्या काम रहता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का? देखो, इसके काम है जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जो भी ट्रांजैक्शंस है, कैश ट्रांजैक्शन या कुछ आपको ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती है जो कि काफी अपने आप में शक के दायरे में लेके आती हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिसीव करना, उनको एनालाइज करना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना, गैदर करना, उनको एनालाइज करना ताकि प्रॉपर रिपोर्ट्स बन पाएँ, एंड अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है उनको शेयर करना, एक प्रॉपर रिपॉजिटरी बन जाती है इस तरह की ट्रांजैक्शंस की, है ना? एंड इनको कोऑर्डिनेट करना ताकि कहीं न कहीं क्राइम को पकड़ा जा पाए। वो सारे काम, मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको प्रॉपर ढंग से एनालाइज करना, वो FIU का काम रहता है। अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे ना, तो ये सेकंड बात जो कह रहा है कि ये जो भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग मैटर्स हैं उनको इंक्वायर कर सकती है, येस दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में जो बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल ठीक है, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट EIC को ही करती है, पर EIC को फाइनेंस सेक्रेटरी हेड नहीं करते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, हम बोलेंगे केवल एक स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली इज द इनकरेक्ट, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने दिया था वो NTCA के बारे में दिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो क्या NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ जी, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर इसको EPA 1986 के अंदर नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसीलिए स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, डेफिनेटली जो पावर्स हैं इनको यहाँ पे दी गई हैं, दैट इज करेक्ट।
तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, तो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पर कुछ स्पेसक्राफ्ट और पर्पसेस के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना, पहली बात तो यूरोपा क्लिपर की अगर हम बात करें तो यूरोपा है क्या? सर यूरोपा कुछ नहीं है, आपके जुपिटर का मून है एक, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जुपिटर का एक मून है दैट इज यूरोपा, है ना? तो ये अगर हम बात करें तो ये वीनस के साथ लिंक नहीं है, ये दरअसल में जो जुपिटर का आईसी मून है यूरोपा, उसको स्टडी करने के लिए नासा का एक मिशन है। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा है मैसेंजर, मैसेंजर की जो बात है वो बिल्कुल सही है, ये नासा का ही आपको मिशन देखने को मिल जाएगा, मतलब था पहले, जिसको मरकरी को स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। वोयाजर 1 और वोयाजर 2 की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो आउटर सोलर स्पेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने पास्ट में ये मिशन करे हुए हैं। अब वोयाजर 3 की यहाँ पे बात होती है ना? तो ये बात भी करेक्ट है। और बात करें न्यू होराइजन्स की, न्यू होराइजन नासा का ही है, ठीक है? यहाँ पर किसको एक्सप्लोर कर रहा है? वो प्लूटो को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है? तो प्लूटो को एक्सप्लोर किया गया, और उसके जो ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है, और जो उसके मून वगैरह है उसको एक्सप्लोर किया गया। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट आपका आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये प्लूटो के रिगार्डिंग है, ये सब स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं है। तो आप नोटिस कर पाओगे कितने करेक्ट हुए। आप बोलोगे सर पहला गलत था, दूसरा और तीसरा करेक्ट थे, है ना? एंड चौथा आपका फिर से इनकरेक्ट था। तो टोटल 2 पेयर्स ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, राइट? अब दोस्तों आ जाते हैं अपने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एंड कल जो आपको होमवर्क दिया था एक था सीरिया के बारे में। देखो सीरिया की बाउंड्री जो है ना, आपकी बॉर्डर जो है वो आपकी टच नहीं होती है सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसलिए आपका पहला इनकरेक्ट है। एनडीबी की बात करें तो क्या ये 2008 में बना था? नहीं नहीं, ये 2014-15 की बात है, आप लोगों ने देखा भी था। तो सेकंड इज आपका इनकरेक्ट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें MH-60R हेलीकॉप्टर की, यस दैट इज करेक्ट, राइट? पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की बात करें, यहाँ पर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं किया जा सकता, दिस इज इनकरेक्ट। देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, किसी बच्चे ने लिखा था कि सर लास्ट ईयर या पिछले कुछ सालों में एक द हिंदू का रिपोर्ट आई थी। देखो मैंने बताया भी था, वो आप थोड़ा डिटेल में अगर आप उसको पढ़ोगे, उसमें ना हेडलाइंस थोड़ी गलत मेंशन है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि डेथ सेंटेंस कैन नॉट बी पार्डन्ड बाय गवर्नर। ध्यान से उसको पढ़ो, ठीक है? जस्ट हेडलाइंस मत गो थ्रू करो, उसको ध्यान से आप पढ़ोगे, आप इंटरप्रिटेशन उसकी पढ़ोगे, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो बात कही जाती है ना कि क्या डेथ सेंटेंस गवर्नर पार्डन कर सकते हैं, द आंसर इज नो नो नो, ठीक है? मैंने पहले एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, थोड़ा सा आप रेगुलर रहा करें थोड़ा प्रीलिम बूस्टर के साथ, राइट? तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।